कल तक हमने ये प्रूफ कर लिया था, अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो तो जो पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव के लिए उसको x से डिनोट किया था हमने, वो प्रूफ किया था n लैम्डा के बराबर। लैम्डा वो वेवलेंथ थी जिसको आपने लाइट को यूज किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने यूज की है, और n है कौन से फ्रिंज की आप बात कर रहे हो। n अगर 0 लगा देते हो तो इसका मतलब सेंट्रल फ्रिंज की बात हो रही है, अगर n 1 लगा देते हो तो फर्स्ट फ्रिंज की बात हो रही है। अब कंस्ट्रक्टिव में कैसा फ्रिंज होगा, रोशनी, ब्राइटनेस होगी, और x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 आया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मतलब अंधेरा। अच्छा, अब मैं सिर्फ वो पता लगाना चाहता हूं कि सेंटर से कितनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, सेंटर से कितनी दूरी पर डार्क फ्रिंज बनता है, और जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं उनकी विड्थ क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, ये जो थिकनेस है वो कितनी होती है। एक बता दूं मैं बात कि दोनों बराबर होते हैं, बट कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी हमें। वो विड्थ उसकी जो चौड़ाई होगी, जैसे फ्रिंजेस बनेंगे ना कहीं पर भी, उनकी बीच में कोई मोटाई होगी, दोनों की सबकी बराबर होगी, हाँ, डार्क की भी और ब्राइट की भी बराबर होगी, वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है आज। ठीक है, लिखो कंडीशन, और कंडीशन करो, टॉपिक बनाओ। टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ in interference। in interference और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे और बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, पहले इस फिनोमिना को समझ लेते हैं जैसे डायग्राम से, फिर उसके बाद बात करते हैं कैसे। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, बंद होगी क्या? ऑन ही नहीं की। अच्छा, ऑन ही नहीं की थी क्या? चल रही है, चल इधर। तुम्हें कैसे लगा ऑन नहीं है? तो नंबर से दिखे मेरे को तो। अच्छा, दिख ऊपर है, चलो आ जो जाओ। ऊपर है उधर, हां मैं तो वहां पे आएंगे। ओके, चलो ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पर दो सोर्स है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ एक सोर्स है, यहाँ एक सोर्स है, यहाँ पर स्क्रीन है। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, इनको नेमिंग कर देते हैं, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है सेंटर लाइन है, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, इसको ओ नाम दे रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं सी नाम दे रहा हूँ। बताओ, लॉजिक क्लियर है? अब मुझे पता लगाना है किसी भी पॉइंट पर, सपोज यहाँ एक पॉइंट है, दिस इज पी पॉइंट। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ब्राइटनेस आएगी या डार्कनेस आएगी, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को पहले इससे मिलाता हूँ, इससे मिला दिया, और इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ। ठीक है, यहां तक इसे मिला दिया, और ये पॉइंट यहां से सपोज करो x डिस्टेंस पर। अच्छा, एक बात और, मैं पजल मत होना, मैंने यहां पर x फ्रिंज की दूरी लिखी, पहले x को पाथ डिफरेंस लिखा था, इसमें पजल मत होना, उसको भूल जाओ कि x को पाथ डिफरेंस लिखा था। यहां याद रखो अब कि x का मतलब है दूरी, फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगा। लॉजिक क्लियर? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको एक नेम दे रहा हूं E, ध्यान दो भी, इसको नाम दे रहा हूं F। पहले बता दो, यहां तक क्लियर है? सर फ्रिंज डार्कनेस या ब्राइटनेस की दूरी है? नहीं, सेंटर से ये जो x है ना, x, हाँ। x इस पॉइंट की दूरी है जिस पॉइंट पर कोई भी फ्रिंज बन सकता है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, ये फ्रिंज की दूरी है। ठीक है, अब देखो, ये सोर्स है, ये दोनों सोर्स है, ये स्क्रीन है, इनके बीच की दूरी को मैं कैपिटल D से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? वैसे एक बात और बताऊं, ये जो P पॉइंट मैंने इतनी दूर लिया है,
ये पॉइंट, ये जो सारे के सारे डायग्राम है इन लार्ज व्यू में दिखाए गए हैं। फ्रिंज वैसे मिलीमीटर्स में बनते हैं, पतले पतले छोटे छोटे, मतलब कि कुछ विड्थ के बनेंगे, तो इतना बड़ा एंगल नहीं होगा, तो डायग्राम को बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो डी डिस्टेंस है ना, और ये जो बी पी डिस्टेंस है, ये लगभग बराबर ही होंगे। ए पी आपस में सारे बराबर हैं, सारे डी के आसपास हैं, मतलब निग्लिजिबल डिफरेंस है सबके अंदर, मगर डायग्राम में तो बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है कि मुझे देखो ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल, आपको कितना तो डिफरेंस है, ये डायग्राम में नजर आ रहा है बड़ा करके। जब इसे पास पास ले आओगे तो ये लगभग ना के बराबर होंगे। मैं कई बार इसे चेंज भी करूंगा, ठीक है। अब क्या है, मुझे निकालना है, क्योंकि मैंने एक कंडीशन बताई कि अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज बनते हैं, उसके लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस है कितना, बीपी एक पाथ है, एपी एक पाथ है, दोनों में कितना डिफरेंस है उसे आप लिखोगे बीपी माइनस एपी। यही तो पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है। ये बात लॉजिक क्लियर हो रही है। अब मैं इसको इन ट्रायंगल की फॉर्म से निकालना चाहता हूं। आपको ना राइट एंगल ट्रायंगल्स नजर आ रही होंगी, बी पी ई, ये देखो पूरी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक ट्रायंगल यहां आ रही है नजर, ए पी एफ, ये भी एक ट्रायंगल है। लॉजिक क्लियर है। साथ ही साथ ये जो दो सोर्स होते हैं ना, इनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी लिखते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब इसे स्मॉल डी से ही डिनोट करना, स्मॉल डी। तो बताओ ये कितना है, अगर ये स्मॉल डी है तो ये कितना है, इसका आधा हिस्सा d/2। बताओ लॉजिक क्लियर है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कितना है, ये भी d/2। आई थिंक यहां तक बातें समझ आ गई है। मैं लिख देता हूं फ्रॉम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है BPE एंड ट्रायंगल APF, ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है ना, तो क्योंकि उसमें से ही BP मिलेगा मुझे। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब BP स्क्वायर which is equal to BP square is equal to this one BE square plus PE square, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर ले, ठीक, दोनों इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे, बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। BP square which is equal to, इसकी वैल्यू कितनी है D square प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहां तक कितनी है, और इसके आगे d/2 जुड़ गया है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ऐड हो गया है, तो हो जाएगा x प्लस d/2 का स्क्वायर। बताओ बात क्लियर है। इसे जब ओपन करेंगे फिर सॉल्व और कर लेंगे इसके बाद। अच्छा इधर आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी AP स्क्वायर विच इज अगेन AF स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर विच इज इक्वल, ये कितना है, अगेन ये भी D है, D स्क्वायर प्लस ये कितना है, x माइनस कर दो ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो बन जाएगा x माइनस, आई थिंक यहां तक क्लियर है ना। अब क्या करना है, BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, इनको इक्वेशन लिख लेंगे, बाद में इनको माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस करनी है, इसमें से ये माइनस करना है, D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, माइनस करना है D स्क्वायर, माइनस हो गया ये भी, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। बताओ लॉजिक क्लियर है यहां तक। ये बाद में ओपन करते हैं। अभी BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर विच इज, ये इससे कैंसिल हो सकता है, इसको ओपन करना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना, ऐसे आ जाएगा, फिर कैंसिल कर देंगे बाद, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 2AB, इससे ये हटा दो, इससे ये हटा दो। अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, अच्छा ये भी कैंसिल हो रहे हैं, बट ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। क्या क्या बच गया, अच्छा इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिख सकते हो b
प्लस AP, BP प्लस AP इंटू A प्लस B, A माइनस B, मतलब दिस माइनस दिस। ठीक है यहाँ तक? अच्छा यहाँ क्या बचा? XD 2XD, यहाँ तक बता दो, यहाँ तक समझ आ गया? अब मैंने ये बताया था कि ये जो AP और BP है वो नियरली इक्वल ही है, और वो नियरली किसके बराबर है? D के। तो अगर मैं ये चीज यहाँ लिख दूं, सपोज अभी यहाँ पर एक बार सपोज कर लेते हैं, AP नियरली इक्वल है BP के, जो कि नियरली इक्वल है किसके? D के। अब आप कहोगे सर अगर आप यहां भी इसकी जगह भी D लिख दो, इसकी जगह भी D लिख दो, तो यहां भी लिख दो। अगर मैं यहां भी लिख दूंगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जो फाइंड करना है वही मैं कैंसिल कर दूंगा, तो फिर क्या बचेगा? मैं इस वहां रख रहा हूं जहां पर पॉजिटिव का निशान है, क्योंकि जब पॉजिटिव होंगे तो अप्रोक्सीमेट ऐड भी हो गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ कैंसिल कर दिया तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। नाउ यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, तो इसको भी D लिखता हूं, इसको भी D लिखता हूं, कितना हो जाएगा? 2D। फिजिक्स में कई जगह इस तरह के अजम्पशन करने पड़ेंगे आपको। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा अब ये BP माइनस AP, जो कि आपका पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड है 2XD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BP माइनस AP विच इज XD बाय, तो ये तो निकल गया आपका पाथ डिफरेंस। अब आगे यहां तक वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, अब ये एक फॉर्मूला निकल चुका है, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, ये एक पार्ट सोल्व हो चुका है हमारा, पाथ डिफरेंस इतना आ गया। अब अगर मैं इस पाथ डिफरेंस को, ये वाले पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कर दूं और वहां x की वैल्यू निकाल लूं, तो ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकल आएगी। अगर मैं इसी फॉर्मूला को 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर दूं और x की वैल्यू निकाल दूं, तो डार्क फ्रिंज की दूरी आ जाएगी। बट यहां पर एक लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि सपोज करो बीच में मेरा ब्राइट फ्रिंज था, उसके बाद क्या था? डार्क, फिर क्या था? ब्राइट। तो अगर आप इसकी थिकनेस निकालना चाहते हो तो आपको अगले वाला ब्राइट उससे पिछले वाला ब्राइट चाहिएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को ही तो हम इसकी विड्थ बोलेंगे। तो आपको जब डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी हो तो पहले n की, मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज की निकाल लो, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसकी थिकनेस हो जाएगी? डार्क फ्रिंज की। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर मैं एक और डार्क ले लूं और एक बार निकाल दूं इस डार्क फ्रिंज की दूरी, और एक निकाल दूं उससे पहले वाली की, और दोनों को माइनस कर दूं, तो किसकी विड्थ निकल आएगी? ब्राइट की। लॉजिक क्लियर है? वो मैं नेक्स्ट में करूंगा, पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? नाउ लिखो इसके बारे में क्या करना है, थोड़ी थ्योरी है इसके अंदर लिखना। सपोज A एंड B, कैपिटल A कैपिटल B, सपोज A एंड B, suppose A and B are two fine slits. A and B, these A and B are two fine का मतलब वो नैरो स्लिट्स हैं जिसमें से जो लाइट आ रही है वो एक लिमिटेड अमाउंट की लाइट आ रही है, दो है, हाँ, एक ऊपर है एक नीचे, हाँ, मिनिमम 2 होते हैं, तभी इंटरफेरेंस होता है ना आपस में। तो आपने लिखा सपोज A and B are two fine slits, comma a small distance, ये लिखोगे D, small distance D apart, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? स्मॉल d की दूरी पर है, स्मॉल डिस्टेंस d apart, full stop. let them be illuminated. illuminate का मतलब होता है उसके सामने रखना, illuminated. let them be illuminated by a strong source. let them be illuminated by a strong source of monochromatic light of wavelength lambda. मतलब क्या इस लाइन का? देखो ये जो 2 स्लिट आपने बनाई है, इसको आपने यहां पर कोई सोर्स रखा था, उसके सामने रखा है, वो सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा होगी, जो फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। फुल स्टॉप। लिखो इसके बाद mn इज अ स्क्रीन, देखो ये स्क्रीन पे एक नाम रख दिया है mn, दिस स्क्रीन mn,
हाँ जी, पैराग्राफ में लिखिए। हाँ लाइन में लिखते रहो, बस एक ही पैराग्राफ बनाते रहो। MN is a screen at a distance D, कैपिटल D से लिखोगे, at a distance D from the slits, full stop. The two waves starting from A and B, देखो दो वेव्स निकल रही हैं, एक A से स्टार्ट हो रही है और एक B से स्टार्ट हो रही है, और ये क्या करेंगे आपस में? सुपर इम्पोजिशन करेंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगी। आपने लिखा द टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम A and B सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर, comma, resulting in interference pattern on the screen। जब ये आपस में इंटरफेयर करेंगी तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे, रिजल्टिंग इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, comma, placed parallel to slits A and B, मतलब ये जो स्क्रीन आपने रख रखी है जिस पे पैटर्न बनेंगे वो इस स्लिट के पैरेलल रखी हुई है। लॉजिक क्लियर है? इसके बाद लिखो फुल स्टॉप। O is the center of distance between the slits A and B, full stop। अब आपने क्या किया? आपने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। O C एक लाइन लगाई, B E एक लाइन लगाई, A F एक लाइन लगाई है। लिखो ड्रॉ AF, BE and OC परपेंडिकुलर टू MN, मतलब ये जो स्क्रीन है इसके सारे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू MN, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन, the intensity of light at a point on the screen will depend upon the path difference। अब मैंने आपको कहा कि किसी भी पॉइंट पर जब ये दोनों लाइट मिलेंगी वहां ब्राइटनेस आएगी, डार्कनेस आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? इनके पाथ डिफरेंस के ऊपर। यही आपने लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस between the two waves arriving at that point, between the two waves arriving at that point। अच्छा एक बात और, मैं आपको कुछ लैंग्वेज लिखवा रहा हूं इस तरह से, ये लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। ये मैं इसलिए पहले लिखवा रहा हूं क्योंकि जब आप लर्न करोगे तो इस लैंग्वेज को ही पढ़ोगे, उस लैंग्वेज में हर बात आ गई है, आपको मेरे से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो, बट जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, रिक्वायर्ड बातें हैं, वो आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? ये लैंग्वेज एक बार जरूर लिखवा रहा हूं, बट इसके बाद आप इसे अपने लैंग्वेज में बदल सकते हो। ये सारी बातें आनी चाहिए बस उसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ एक और बना लो लाइन। कंसीडर अ पॉइंट P at a distance x, consider a point P at a distance x from C, distance, consider a point P at a distance x from C, full stop। the path difference between two waves arriving at P is, the path difference between two waves arriving at P is, आगे नेक्स्ट लाइन में ये लिख दो, path difference
पाथ डिफरेंस बीपी, बिटवीन टू वेव्स। आपने लिखा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट पी इज बीपी माइनस एपी, लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहां से नोट करना स्टार्ट करो। ड्रॉ भी करना है। हाँ, ये साइड में ना स्पेस छोड़ देना, यहां से नोट करना स्टार्ट कर दो। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? यस सर। रिकॉर्डिंग तो करना है। क्या मतलब ये तुम कोई क्वेश्चन पूछ लो, अगले को ही पता चल जाएगा अभी, है ना? आप पेज को भेज देते सर, फिर हम देख लेते खुद बैठ के। अभी बनेगी ना ये, ऐसे थोड़ी चल जाएगी। अभी इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ये इतनी जीबी की तो वैसे भी नहीं जाएगी, फिर कैसे बनाओगे? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर टूट के जाती है, आधी आ जाती है ना? नहीं, अगर आप कंप्रेस देखते हो हैं- जाएगी, हाँ। उसका साइज छोटा हो जाएगा, और थोड़ी वो सी आएगी। पूरी जाएगी, ऐसी आ जाएगी। जाएगी पूरी। वो कंप्यूटर अपने आप कर देगा जो इसका काम है। ये वाला पार्ट नोट कर लिया? नहीं सर, नो सर। कर दे भाई, सर रहता है क्या? आया ठीक है, है, ये डिस्टेंस आया। ये पाथ डिफरेंस आ गया। यहां से चलने वाली रे यहां पहुंचेगी, यहां से चलने वाली रे यहां पहुंचेगी, दोनों के पाथ में एक डिफरेंस है। और जो पाथ डिफरेंस है, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेगा। यहां तक हो गया लॉजिक, समझ आ गया यशिका हाँ जी। कि पाथ डिफरेंस जो निकल गया है ये, अगर मैं इसको एल लैम्डा के बराबर रख दूं, समझे ना भाई, एल लैम्डा के बराबर रख दूं, तो ये कंडीशन होती है ब्राइट फ्रिंज बनने की। और यहां से एक्स अगर कहीं नजर आ गया और मैंने वो फाइंड कर लिया, तो ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकल आएगी। तो वही मेरा टॉपिक बन गया, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, फिर डार्क की विड्थ कैसे निकलेगी, दो ब्राइट के बीच की दूरी को माइनस कर देंगे और मुझे डार्क की विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, लिखो, पहले समझ लो कि मैंने कहा कि पोजीशन निकालिए ब्राइट की। ब्राइट की कंडीशन ये थी
कि पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर था, n लैम्डा के। तो पाथ डिफरेंस मेरा कितना आ गया था, यहां पर एक आंसर आया था एक्स डी बाय विच इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ जी बता दो, क्लियर है, एक्स डी बाई डी आ गया मेरा। और यहां से यहां n की वैल्यू कितनी लेते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा 0 क्यों लेते हैं यहाँ पे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर का जो हमेशा होता है ब्राइट फ्रिंज ही बनता है, इसलिए n0 लगा सकते हैं यहाँ पे। यहां से x की वैल्यू आ गई सर, डार्क के लिए तो फिर कभी 0 हो ही नहीं सकती। हाँ नहीं होगी कभी भी, वो सेंट्रल डार्क नहीं होगा। ये लॉजिक पहले है, ये हमने क्लियर कर लिया, n लैम्डा। अच्छा क्रॉस मल्टी से ये ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये क्या निकल आया, ये निकल आई पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। कोई भी ब्राइट फ्रिंज इतनी दूरी पर बनता है, ठीक है, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आप करते हो, अगर आप n की वैल्यू 1 कर दो तो आपको फर्स्ट फ्रिंज की दूरी मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की। अच्छा n की वैल्यू पहले 0 करें तो ये सेंट्रल फ्रिंज की दूरी है, देखो कितनी आएगी, सारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसी तरह n की वैल्यू अगर 1 रख दें तो पहला n की वैल्यू 1 लैम्डा डी बाई डी, ये आ जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू 2 रखोगे, x2 आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई, ये आ जाएगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह करते करते n नंबर्स आप निकाल सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा n के बराबर हो तो xn हो जाएगा n लैम्डा डी बाई डी, ये हो जाएगा nth ब्राइट फ्रिंज। ये तो पोजीशन के लिए सॉल्व कर दिया, इसे रफ कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने कहा मैं इन दो से निकाल सकता हूं, अगर सेकंड में से फर्स्ट निकाल दूं तब भी विड्थ आ जाएगी डार्क की। अब जर्नल में करें, जर्नल में कैसे फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ होती है अगर xn में से उससे एक पहले वाला माइनस कर दिया जाए, xnth में से मतलब सेकंड में से फर्स्ट वाला कर दिया जाए, थर्ड में से सेकंड कर दिया जाए, फोर्थ में से थर्ड कर दिया जाए, मतलब nth में से n-1 माइनस कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ को आप बीटा से लिख सकते हो, किससे, बीटा से। xn क्या था आपका आंसर, n लैम्डा डी बाई डी, ये था, माइनस ये हो जाएगा n-1 लैम्डा डी बाई डी। बात क्लियर है, इसको सॉल्व करना, बीटा n लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी माइनस माइनस प्लस लैम्डा डी बाई डी, ओपन करके देख लो, ये आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो फ्रिंज विड्थ का आंसर आ गया, दिस इज द टॉपिक। ये सॉल्व करना आता है, ठीक है, एज इट इज नॉट करो कुछ नहीं। अगर हम ऐसे निकालते हैं n, अगर n1 वाला पुट किया और 0 वाला तो ठीक होता है, तब भी ठीक होता है, यही आंसर आता। इसमें से ये करते ये आंसर आता, इसमें से ये करते यही आंसर आता, हमने जर्नल सॉल्व कर दिया, यही आएगा, यही आएगा। और जब आप ये किसकी विड्थ आई है, डार्क की, अगर ब्राइट की विड्थ निकालोगे यही आंसर आएगा, देख लेंगे सॉल्व करके अभी। सर न्यूमेरिकल में ये यूज करना है, ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले यूज होते हैं, और ये भी कई फॉर्मूले कई जगह ये सारा यूज हो सकता है, ठीक है। सारे तरह के न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको किस किस तरह से आप इसको यूज करोगे, एज इट इज नोट कर लो। यहां तक हो गया, करें नेक्स्ट पे, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, मतलब मिनिमा एंड विड्थ ऑफ हाँ जी सर हम डार्क फ्रिंज को मिनिमा बोल सकते हैं, हाँ मिनिमा और मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा बताओ। हाँ अच्छा ये इसीलिए साथ साथ लैंग्वेज भी साथ में लिख रहा हूँ, कई बार बुक में ये लिखी आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये लैंग्वेज साथ साथ याद रखो। अच्छा बताओ, बात क्लियर है, स्टार्ट करें। नो सर,
हाँ जी, अभी रुको ना, रुक ही रहे हैं हम तो। ये खत्म हो गया टॉपिक, कोई अलग से कुछ थोड़ी करना। देखना कुछ कुछ इरेज कर रहा हूँ यहाँ से मैं। देखो अब आ जाओ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की क्या कंडीशन थी, जो पाथ डिफरेंस है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए। यहां से अगर इसे इक्वल कर दिया जाए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के, और n की वैल्यू कहां से रखनी है, 1 2 3, 0 नहीं रख सकते। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये d जाएगा ऊपर, स्मॉल d आएगा नीचे। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 हो गया तो आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या बनेगा, उसको मतलब उसकी दूरी कितनी बनेगी, वो बनेगी, पुट करो n की वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब लैम्डा d अपॉन 2d, ये आ गया। दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। लॉजिक क्लियर हो गया। n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाई 2, ठीक है। इस तरह n करो तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d बाई, दिस इज nth। अब फ्रिंज विड्थ निकालनी है, सेम वही करना पड़ेगा। nth डार्क में से किसकी विड्थ निकालने हैं, हम ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने हैं। तो nth डार्क में से n-1 डार्क माइनस करने पड़ेगी पोजीशन। तो nth डार्क की पोजीशन ये है, मतलब फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब वैल्यू पुट करो, बीटा विच इज इक्वल टू, अच्छा nth का फॉर्मूला क्या बना लिया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d बाई d, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद माइनस इस n की जगह देखो, अब यहां समझ लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में पजल हो सकते हो। 2n माइनस 2n माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट को यहां लिखना पड़ेगा 2n माइनस 1 माइनस 1, इतना आसान नहीं होगा यहाँ थोड़ा। 2n माइनस 1 उसका माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d बाई 2n माइनस 3 को अब देखो 2n, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा d अपॉन 2d माइनस d by d लैम्डा d अपॉन 2d, ठीक है, माइनस 2n, इससे भी कर दो 2n लैम्डा d अपॉन 2d, ठीक है, माइनस का ये यहां हो जाएगा, एक मिनट इसको, एक मिनट इसको यहीं सोल्व कर दूं, पता चली गया तुम्हें। एक मिनट को चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, फिर है ना बाद में समझेंगे, कोई आप तो समझ जाओगे, फिर वो पजल हो जाएंगे। इसको ही ओपन कर देते हैं, 2n माइनस 2 माइनस 1 है ना, 2n माइनस 2 ये माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d बाई क्या क्या आ गया ये 2n लैम्डा d अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल कर दिया माइनस लैम्डा d अपॉन 2d। अब कर दो, ये कितने हो गए, 3 हो गए, माइनस 3 2n लैम्डा d अपॉन 2d माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा d अपॉन 2d। अब कुछ कैंसिल हो रहा था, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 बाई 2 में से 1 बाई 2 जाएगा तो 2 बाई 2 बचेगा, d by 2d, तो बीटा की वैल्यू वही आएगी, लैम्डा d बाई, ठीक है, कर लो भी नोट, एज इट इज नोट कर लो। अब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो यहीं से आएंगे, इस वाले कंसेप्ट पे, और जो ये यूज करके आपने बीच बीच में फॉर्मूला जनरेट किए वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कल सारे क्वेश्चन करूंगा, इसके डाइफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले स्टार्ट करूंगा इसके क्वेश्चंस कि कैसे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए वो सारे, ठीक है। बता दो भाई ये कंसेप्ट आज का समझ आया। अब आपका एक पार्ट खत्म हो गया है, इंटरफेरेंस खत्म हो गया है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, हेगन्स प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस। 6.6 का हो गया वो। अब 6.6 में एक चैप्टर रह गया,
डाइफ्रैक्शन, वैसे पोलराइजेशन था वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रह गया डाइफ्रैक्शन। ठीक है, वो मे भी मंडे से स्टार्ट करें शायद। वैसे अभी हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए असाइनमेंट को, आपको दे ही रहे हो टाइम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।